जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते हैं। यह एक फिल्म का डायलॉग था। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आज हम फिर एक नए मुद्दे पर आपके साथ हैं। तुर्की अक्सर जो भारत के खिलाफ बोलते रहता है, खासतौर पे यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसके घर खुद शीशे के हैं और वह दूसरों के घर पे पत्थर मार रहा है। अभी हाल ही में तुर्की में कुछ हमले हुए थे और आरोप कुर्दिश लड़ाकों पर लगा कि इन लोगों ने तुर्की पे हमले किए हैं। अब ये कुर्दिश कौन है ये जान ले पहले। कुर्दिश जो है वो इनकी आबादी करीब 3 से 4 करोड़ है और ये 4 देशों में फैली हुई हैं, यानी तुर्की में, ईरान में, इराक में और सीरिया में। अब ये सवाल होता है कि एक 3 करोड़ 4 करोड़ की आबादी 3-4 देशों में क्यों फैली हुई है, तो आगे हम इस बारे में बात करेंगे। पहले बात हम समझ लें कि इनकी समस्या क्या है। इनकी समस्या को जानने से पहले हमें इतिहास में जाना होगा और इतिहास करीब 100 साल पुराना है, जब तुर्की एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और जिसे हम ओटोमन साम्राज्य कहते हैं। ओटोमन साम्राज्य इतना बड़ा था कि ये लगभग पूरा एशिया के बहुत बड़ा भाग और अफ्रीका के बहुत बड़े भाग तक फैला हुआ था। और आपको पता होगा कि जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो भारत की दरअसल खोज नहीं की थी, उसने एक रास्ते का खोज किया था, क्योंकि ओटोमन्स बीच में आ गए थे। जो यूरोप और भारत को जोड़ने वाला रास्ता था उस पर ओटोमन्स आ गए थे और ओटोमन्स के आने से वो रास्ता अवरुद्ध हो गया था, जिसकी वजह से ये एक दूसरा रूट चाहते थे यूरोपियन। इसलिए वो लोग एक नए रूट की तलाश किए और इसी को कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। दरअसल वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, वो एक रास्ते की खोज की थी। तो ओटोमन्स पर बात कर रहे थे हम लोग। तो ओटोमन्स बहुत बड़ा साम्राज्य था। इनका साम्राज्य ईरान, इराक, सीरिया, मिस्र, मोरक्को, सूडान, इतना दूर तक फैला हुआ था, लगा अफ्रीका तक। एशिया का बहुत बड़ा क्षेत्र और फिलिस्तीन भी इसी में था। तो इतना बड़ा एरिया था। अब ये साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जर्मनी के साथ लड़ाई लड़ रहा था और मित्र राष्ट्रों से ये हार गया। जो ओटोमन्स था वो मुसलमानों का एक तरह से राजनीतिक नेता था और उसे खलीफा बोलते थे, और अंग्रेजों ने इसी खलीफा को खत्म कर दिया, जिसे भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अब कुछ कुछ बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। आगे मैं ये बताना चाहता था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की हार गया तो एक संधि हुई थी, यानी मित्र देशों में और तुर्की में ओटोमन्स के जो सम्राट थे उनमें एक संधि हुई थी। और संधि क्या थी उसके बारे में हम जानते हैं। 10 अक्टूबर 1920 को एक सर्वेस की संधि हुई थी, जिसमें ओटोमन्स को एक सीमा निर्धारण किया गया था कि आपका जो क्षेत्र अब यहाँ तक ही रहेगा। लेकिन ये संधि में कुछ बाधा आ गई। बाधा इसलिए आ गई कि जो वहाँ के एक शासक थे, उनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये जिसे अतातुर्क भी बोलते थे और आधुनिक तुर्की का निर्माता भी बोला जाता था उनको। उन्होंने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और वो एशिया माइनर क्षेत्र में जाकर एक समानांतर सरकारें चलाने लगे। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया तो फिर एक नई संधि हुई, और इस नई संधि के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लेकिन इस नई संधि को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी सर्वेस की संधि में कुर्दों से क्या लेना देना था। तो कुर्दों को ये विश्वास दिलाया गया था, कुर्दों की इस संधि में एक प्रस्ताव दिया गया था कि आपको एक नया मुल्क दिया जाएगा, यानी एक नया राज्य दिया जाएगा। लेकिन जब दूसरी संधि, जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया तो एक दूसरी संधि हुई। उस संधि के बारे में हम आगे बात करते हैं। ये संधि 3 साल बाद 24 जुलाई 1923 में एक संधि हुई, जिसके लासाने के शहर जो स्विट्जरलैंड में है वहां पर ये संधि हुई थी, जिसे लॉजेन संधि के नाम से भी जानते हैं। इस संधि में तुर्की का एक बॉर्डर तैयार किया गया, जैसे भारत का बॉर्डर तैयार किया गया था, मैकमोहन लाइन्स, या भारत पाकिस्तान का बॉर्डर तैयार किया गया था।
तो इस तरह का तुर्की का भी एक क्षेत्र तैयार किया गया था, उसका बॉर्डर लाइन तैयार किया गया था। जो अभी वर्तमान जो तुर्की का बॉर्डर दिखाई देता है यही बॉर्डर था। और इसमें से फिलिस्तीन वगैरह अलग कर दिया गया, सीरिया अलग किया गया, मिस्र अलग किया गया, इराक अलग किया गया, ईरान को अलग किया गया। लेकिन कुर्दों का कोई क्षेत्र नहीं दिया गया, यानी कुर्द लोगों के लिए बारे में उस संधि में कुछ उनकी चर्चा ही नहीं थी। तब से ही ये समस्या पैदा हो गई, यानी कुर्दों की समस्या उसी समय से पैदा हो गई कि हमें हमारी भूमि मिली ही नहीं। और इसके उलट ये हुआ कि इनका जो क्षेत्र था जहां कुर्द लोग रहते थे, अब ये देखिए होता क्या था कि इतना बड़ा साम्राज्य को चलाना आसान नहीं था, तो इसके लिए छोटे छोटे क्षत्रप तैयार किए गए थे। तो जो कुर्द थे उनके भी एक क्षत्रप ही थे, तो उनके राज्य को 4 भागों में बांट दिया गया। कुछ क्षेत्र सीरिया में आ गई, कुछ ईरान में चले गए, कुछ इराक में चले गए और बचा हुआ तुर्की में ही रह गया। तो ये इस तरह जो मैंने पहले बताया था कि 4 देशों में फैले हुए हैं, तो इसलिए कि उनका जो जब बॉर्डर का निर्धारण हुआ, बॉर्डर की एक लाइन खींचा गया, तो इनका जो राज्य था 4 टुकड़ों में बट गया। तब से ये विवाद पैदा हो गया। ये एक तरह से इजरायलियों की तरह ही थे, अब हो गए हैं कि ये दुनिया के एक राज्य विहीन जो जाति होती है उस वैसी इनकी स्थिति हो गई है। उनका कोई मुल्क ही नहीं रह गया है। अभी 2011 में जो सीरिया में गृह युद्ध छिड़ा था, तो इन लोगों ने अपना दबदबा कायम करके और एक क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र घोषित करा लिया है और एक क्षेत्र पर उनका कब्जा है। तो जब वहीं से ये लोग तुर्की पर हमला भी करते हैं, तो तुर्की भी पलट के उन पर हमला करता है। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज़ सुना होगा कि तुर्की ने भी अपना बदला ले लिया। तो बदला वो ले लिया क्या मतलब, सीरिया पर जाके हमला किया होगा। यही करते हैं ये लोग, ये शुरू से चलता है। ये तुर्की पे ये लोग हमला करते हैं, तुर्की जाकर फिर सीरिया के उनको जो बॉर्डर एरिया है उनका जो उन पर जाके अपने हवाई हमले करके उनको क्लियर मारता उड़ता है। तो ये थी सब, मैंने एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपको तैयार कर दी है ताकि ये बातें आपको समझ में आ जाए। 1978 में पीकेके एक संगठन था जिसको बोलते हैं हम लोग कुर्दिश वर्कर पार्टी। इसकी एक गठन किया गया और गठन करने वाले थे, पीकेके को गठन करने वाले कोई और नहीं थे, उनका नाम था अब्दुल्ला ओकानान। इन्होंने ये अपना एक पीकेके नाम का संगठन घोषित किया था और ये अपनी मांग कर रहे थे। ये मार्क्सवादी विचारधारा के थे और एक तरह से ये छापामार लड़ाई लड़ते थे और तुर्की की सेनाओं पर हमला करते थे। और ये लोग, और आज इस संगठन को पूरी यूरोप और अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। और इनकी मांग यही है कि हमें अलग, जो हमारे राज्यों को अलग अलग बांट दिया गया और हमारे समाज के लोग 4 देशों में टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं, उन्हें एक अलग राज्य दिया जाए ताकि हम लोग फिर से अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को हम बचा सके। इस कल्चर को दबाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए तुर्की ने पूरी कोशिश की। उनको कपड़े कैसे पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, इस तरह की भाषा, कुर्दिश भाषा नहीं बोल सकते हैं, उनको तुर्क बोला गया। मतलब उनके कल्चर्स को खत्म करने के लिए पूरी तुर्की ने पूरा का पूरा इंतजाम किया, अपनी पूरी ताकत लगाई। लेकिन फिर भी ये लोग पलटवार करते रहते हैं। तुर्की इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अब सवाल ये होता है, यही मैं बोल रहा था कि जैसे और एर्दोगन जो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, अगर भारत भी कुर्दिश का मुद्दा उठा दे तो फिर क्या होगा। जब कश्मीर के मुद्दा यूएन में उठाते हैं, लेकिन अपनी जो समस्याएं हैं वो कभी नहीं बोलते हैं कि हमारी समस्या, कुर्दिश की समस्या भी तो आप हल करिए। अगर आप दूसरे के देश के मामले के आंतरिक मामलों में अगर आप दखल देंगे तो दूसरा भी आप में दखल दे सकता है। भारत की एक नीति रही है कि भारत किसी दूसरे देशों में के मामले में नहीं पड़ता है और भारत ने आज तक कभी भी तुर्की का नाम भी ऑफिशियली नहीं लिया होगा और कुर्दिश का नाम भी नहीं लिया होगा और इनके मैटर में कभी नहीं उलझा है। लेकिन बार बार ये लोग भारत को छेड़ रहे हैं, तो छेड़ने के बदले में भारत इस तरह की एक्शन ले सकता है और कुर्दिशों के बगल में जाके खड़ा हो जाए अगर हो सकता है और कुर्दिश की बातें उठा सकता है। तो यही कहना है कि देखिए, आपकी समस्या है और दूसरे लोगों की समस्या नहीं समस्या है। ये ऐसा दूरी दुनिया में चल रही है और दुनिया में आतंकवाद की परिभाषा कुछ इसी तरह की है। लोग अपने हिसाब से उसको परिभाषित करते हैं कि कौन आतंकी है, कौन। मूल जो इशू है, जो मुख्य मुद्दा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैंने कुर्दिश का उदाहरण बता दिया। और देखिए, ओटोमन्स का जो समस्या आई थी, जैसे मैंने ओटोमन्स की कहानी आपको बताई, इस यही से फिलिस्तीन भी निकला था और बाद में उसी को टुकड़े को तोड़ के 1948 में इजराइल बनाया गया था। तो ये समस्या लगभग उसी यूरोप ने ही पैदा की है
जितने ये लोगों ने जो समस्या पैदा किया है, आज वो लोग शांति से हैं, लेकिन पूरा ये अगर देखा जाए तो एशिया परेशान है। तो यही बताना था, थोड़ी कुर्दिश की आपका एक पृष्ठभूमि मैंने बता दिया, क्योंकि अभी बहुत लोगों को, नए लोगों को शायद ना पता हो कि इसमें ये क्या, इसके पीछे क्या इतिहास है और किस तरह की समस्याएं के पीछे क्या हकीकत है, इसे बताने का मेरा एक उद्देश्य था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। क्योंकि एर्दोगन अक्सर कश्मीर की मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन भारत कभी भी कुर्दिश का जवाब नहीं देता कि कुर्दिश में भी समस्या मैं उठा सकता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत के आंतरिक भारत की एक नीति है कि दूसरे के देशों के मैटर में या दूसरे के आंतरिक मामलों में भारत दखल नहीं देता है, और उस पर वो काम कायम भी है, और अभी तक उसने कुर्दिश वाले मैटर पर कुछ बोला नहीं है। तो आज के अंक में बस इतना ही। फिर एक नए विषय पर बात करने के लिए हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोग दोस्तों को बताइए, ताकि हमें और भी आत्मबल मिले। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।